हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैम क्या करने वाली हैं। तो चलिए बेटा, आप जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे पास है 2 पानी के गिलास और एक बाउल में है मेरे पास शुगर और एक स्पून। तो चलिए अब मैं इसमें चीनी डाल के घोल बनाती हूँ। मैंने इसमें 2 चम्मच शक्कर डाली है और मैं अब एक मिश्रण तैयार कर रही हूँ। एक घोल मैंने तैयार करा है। क्लियर। इसकी अब हम बनाते हैं और इसमें मैंने डाली है 1 2 3 और 4 स्पून ऑफ शुगर और अब मैं इसे भी घोल देती हूँ। तो अब मेरे पास ये 2 घोल रेडी हैं। ठीक है। अब ये जो मेरा विलयन बना है बच्चे, जैसे हमने कल पढ़ा था कि एक समांगी मिश्रण है। ये जो विलयन है इसके अंदर एक है पदार्थ पानी और दूसरा पदार्थ है चीनी। पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो है हमारा विलायक और जो हम चीनी डाली है वो है हमारा विलय। यानी कि विलयन के 2 भाग होते हैं, विलायक और विलय। अब जैसा कि आपने देखा कि मैम ने 2 विलयन तैयार किए हैं। अब बिना पिए आप में से कौन मुझे बताएगा कि इसमें से ज्यादा मीठा कौन सा है। ओके, तो जिन बच्चों ने ध्यान से मैम की बात सुनी और देखा है वो मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे कि मैम इसमें आपने 2 चम्मच शक्कर डाली है इसलिए ये थोड़ा कम मीठा होगा और इसमें आपने 4 चम्मच शक्कर डाली है इसलिए थोड़ा ज्यादा मीठा होगा। इसका मतलब हमने जो ये 2 विलयन तैयार करे हैं तो जो कम है जिसके अंदर विलय की मात्रा वो कहलाएगा तनु विलयन और जिसमें ज्यादा है वो कहलाएगा सांद्र विलयन। तो आज इसी विलयन के बारे में थोड़ा और विस्तार से हम पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ जी बच्चे, तो अपना पाठ आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि विलयन क्या है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जो विलयन होता है बेटा वो आपका विलयन के 2 भाग होते हैं। एक भाग कहलाता है विलायक और दूसरा भाग कहलाता है विलय। विलायक और विलय दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वह विलय होता है। तो जो मैंने अभी आपको एक क्रियाकलाप करके दिखाया था जिसमें मैंने शक्कर पानी के अंदर घोली थी तो उस विलयन में विलायक हमारा था पानी और विलय क्या था, शक्कर। चीनी और जल का विलयन, विलायक जल, विलय चीनी। आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं सभी बच्चे। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है कम प्रेशर पर, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर विलायक होगा जल और विलय होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और उदाहरण देखते हैं, वायु। वायु में हम सभी जानते हैं कि वायु विभिन्न गैसेस का मिश्रण है जिनमें से नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो क्योंकि नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है इसीलिए नाइट्रोजन है आपका विलायक और अन्य गैसेस हैं आपकी विलय। विलयन की सांद्रता। विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर जितनी हमने उसके अंदर मिठास डाली थी, जिसके अंदर हमने चीनी डाली थी, वो उसकी सांद्रता बता रही थी कि इस विलयन की सांद्रता कैसी है और इस विलयन की सांद्रता कैसी है। सांद्रता भी 2 प्रकार की है, तनु सांद्रता और अधिक सांद्रता, जिसे हम सांद्र विलयन भी आराम से कह सकते हैं। चलिए बच्चे, विलयन करा और उसके बाद हमने कल एक और टॉपिक देखा था, यस, कोलॉइड्स।
जो कोलॉइड्स होते हैं बेटा, वो हमने पढ़े थे कि ये एक ऐसे विषमांगी मिश्रण होते हैं जिसके अंदर आपके दो पदार्थ जिनकी बनावट अलग होती है वे आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है, जो कोलॉइड्स होते हैं, मिश्र धातु भी उसमें एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पीतल और पीतल बनता है जस्ता और तांबा को मिला के। तो ऐसे पदार्थ धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि ये भी एक उदाहरण है आपके किसका, कोलॉइड का या विलयन का। यस, ये एग्जाम्पल है आपके विलयन का, जिसमें ठोस में ठोस का विलयन हुआ है। तो अब हम बात कर रहे थे अपनी कोलॉइड्स की। अब कोलॉइड्स के अंदर भी दो अवस्था माध्यम होते हैं, एक होती है परिक्षेपण माध्यम और एक परिक्षिप्त प्रावस्था माध्यम, जिसके अंदर आप चीज को डालेंगे और जो चीज आप डालेंगे या जो चीज उसके अंदर घुली हुई है वो होती है प्रावस्था। अगर आपका माध्यम है गैस और उसके अंदर द्रव्य है तो वो कहलाता है एरोसोल। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि कोहरा, जैसे कि बादल, जैसे कि कुहासा, जो धुंध होती है वो, ये सब क्या है, ये सब हवा के अंदर पानी की बूंदें हैं। और पानी की बूंदें कितनी बड़ी या कितनी छोटी हैं, कितनी ज्यादा हैं, कितनी कम हैं, उस हिसाब से ये उदाहरण बने हैं कोहरा, बादल और कुहासा। तो जब हमारा माध्यम हो गैस और उसके अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था हो द्रव्य की, तब वह कोलॉइड्स प्रकार होता है एरोसोल का। अब अगर माध्यम तो गैस ही है, लेकिन इस बार हमारा परिक्षिपित प्रावस्था जो है आपकी ठोस की है, तब ये आपका होगा, ये तब भी एरोसोल कहलाएगा। और इसके उदाहरण होंगे आपके जैसे कि धुआं, स्मोक, जो गाड़ियों से पोल्यूशन निकलता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था है अगर आपकी गैस, लेकिन इस बार हमारा जो माध्यम है वो हो गया है आपका द्रव्य, ठीक है। तो वो कहलाएगा, हमारा जो प्रकार बनेगा वो होगा फोम का। और उसका उदाहरण है शेविंग क्रीम। हम सबने क्रीम्स होती हैं, शेविंग क्रीम देखी है, घर में भी जो क्रीम्स होती हैं वो भी फोम का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर जो माध्यम है वो द्रव्य है और इसके अंदर डिस्पर्स फेज आपका परिक्षिप्त अवस्था है आपके गैस की, ठीक है बच्चे। उसके बाद अगर आपका माध्यम है द्रव्य और उसके अंदर आपका जो परिक्षिपित प्रावस्था है वह ठोस की है, तो ये प्रकार बनेगा सोल। और इसका उदाहरण होगा जैसे कि आपकी कीचड़। कीचड़ में भी यही होता है ना, पानी के अंदर कुछ मिट्टी मिली होती है तो वो कीचड़ बन जाती है, तो वो कौन सा प्रकार है कोलॉइड का, सोल। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट आपका कोलॉइड का टाइप है, कोलॉइड का प्रकार है फोम। ये सबने देखा होगा, सबके फोम के गद्दे, स्पंज, ये जो सब है उदाहरण हमारे फोम के हैं। इसके अंदर जो माध्यम होता है वो ठोस का होता है, लेकिन इसके अंदर जो परिक्षिपित प्रावस्था होती है, जो चीज इसके अंदर पदार्थ मिला हुआ होता है वो गैस होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा आपका स्पंजी होता है। तो इसके उदाहरण है फोम, रबर, स्पंज और आपका प्यूमिक स्टोन। अगला आपका जो टाइप है कोलॉइड का वो है जेल। जेल जो होता है बेटा, उसके अंदर माध्यम होता है हमारा ठोस और उसके अंदर परिक्षिपित प्रावस्था होती है द्रव्य की, जिसके उदाहरण हैं जेली, पनीर, मक्खन। ये सब आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में देख भी रखे हैं, अनुभव कर रखा है इनको छूने का भी। तो ये बिल्कुल द्रव्य नहीं होते, ये पिघल नहीं जाते हैं, ये ठोस होते हैं, लेकिन इसमें कुछ पार्ट द्रव्य का भी होता है। इसका मतलब जो माध्यम है वो तो ठोस है, लेकिन जो प्रावस्था है वो द्रव्य की है। तो इस प्रकार के कोलॉइड्स को हम लोग जेल कहते हैं और इनके उदाहरण हैं जेली, पनीर, मक्खन।
अगली आपकी जो प्रकार है वो है वो सोल का, जिसके अंदर आपका माध्यम तो है ठोस, लेकिन जो उसके अंदर परिक्षेपित प्रावस्था है वह भी ठोस ही है। आपने कई प्रकार के रत्न देखे होंगे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये भी ठोस है और इसके अंदर जो प्रावस्था है वो भी ठोस की है। तो इनके उदाहरण आते हैं हमारे रंगीन रत्न और दूधिया कांच। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमने मिश्रण देखे थे कई प्रकार के, कुछ समांगी देखे, विषमांगी देखे। समांगी मिश्रण को तो हम अलग ही नहीं कर सकते थे, लेकिन जो विषमांगी मिश्रण थे, जो कोलॉइड्स और निलंबन हैं, उनको हम किन किन विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इसमें कई सारी विधियां हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि वाष्पीकरण विधि, आसवन विधि, प्रभाजीय आसवन, उदर्भपातन और क्रोमैटोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। यस, ये हो रहा है उदर्भपातन। इसके अंदर आप देख रहे हैं एक फ्लास्क रखा हुआ है, उल्टा रखी हुई कीप है, ठीक है, और बर्नर है और चीनी मिट्टी की प्याली बनी हुई है, जिसमें हमारा अमोनियम क्लोराइड और नमक का चूर्ण है, यानी एक विषमांगी मिश्रण है। तो जब हम बर्नर को जला देते हैं तब क्या होता है बच्चे, जो वाष्प अमोनियम क्लोराइड वाष्प बन के भाप बन के उड़ता है और ऊपर जाके फ्लास्क के किनारों पे वो जम जाता है। तो इस प्रकार हम अमोनियम क्लोराइड को नमक के चूर्ण से अलग कर सकते हैं। इस विधि का नाम है उदर्भपातन। इसमें है दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को हम कैसे पृथक करेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए, ये आसवन विधि द्वारा है। आसवन फ्लास्क है जिसके अंदर जल और एसीटोन का विलयन है। ये इन प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है जिनका क्वथनांक अलग अलग होता है। कम से कम 50 डिग्री का फर्क दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे जल का क्वथनांक जैसे कि हम जानते हैं 100 डिग्री होता है सेल्सियस, और एसीटोन का लगभग 53 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये फर्क काफी है जिससे हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम बर्नर अपना ऑन करते हैं तो जो हमारा मिश्रण होता है वो गर्म होना स्टार्ट करता है। क्योंकि एसीटोन का नाक कम होता है, इसलिए वो जल्दी से भाप में बदल जाता है। जब वो आप देख रहे हैं भाप बदलता है, फिर वो अब नली के द्वारा जाता है जल संघनक के अंदर, जहाँ पे शीतल जल कंटिन्यूस आता रहता है और गर्म जल उधर से निकलता रहता है। फिर वो कंडेंस हो जाता है और आप देखेंगे अगले बीकर के अंदर एसीटोन बूंद बूंद करके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा आसवन विधि, जिसमें हम जल और एसीटोन को पृथक कर रहे हैं। ये है पृथक्करण कीप, इसके अंदर हम तेल और जल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। और ये है आपका वाष्पीकरण द्वारा मिश्रक को पृथक करना। इसके अंदर हमने एक बीकर लिया है जिसमें जल लिया है, उसके ऊपर हमने कांच गिलास के ऊपर स्याही रखी है, और जब हमने बर्नर को ऑन करा है तो उससे जो ऊष्मा मिलती है, तो जो स्याही के अंदर जितने भी जल का तत्व है वो सारा भाप बन के उड़ने लग जाता है। और जब हम देखते हैं बाद में कि हमें कांच के गिलास पे खाली ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट ब्लू कलर का शेप दिखाई देता है, इसका मतलब स्याही में से पानी अलग हो गया और जो कलर पिगमेंट थे वो अलग हो गए हैं। अगली विधि होती है आपकी क्रोमैटोग्राफी। इसके अंदर हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उस पे कलर का स्पॉट बना होता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर जब हमने देखा होगा कि जब भी हम किसी कागज को पानी में डिबोते हैं तो पानी कागज के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। बस यही सिद्धांत इसके अंदर अप्लाई होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर्ड पिगमेंट को जब हम इसके अंदर डाल देते हैं पानी के अंदर, तो पानी अब्सॉर्ब कर लिया जाता है कागज से, और जब वो इंक यानी वो स्याही वाले निशान के पास पहुंचता है तो स्याही के विभिन्न घटक इस तरीके से अलग हो जाते हैं। तो क्रोमैटोग्राफी किसी
से मिश्रण से उसके घटकों को अलग करने की एक विशेष विधि है। यहाँ प्रयुक्त स्याही में जल विलायक है और डाई विलय के रूप में है। इस स्याही की एक बूंद को फिल्टर पेपर की पतली परत पर लगाकर उसे जल से भरे बीकर में इस तरह डुबोएंगे कि बूंद वाला भाग जल की सतह से ऊपर रहे। जैसे ही जल फिल्टर पेपर पर ऊपर जाता है वो अपने साथ डाई के कणों को भी ले लेता है। तो प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। तो जब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं तो रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील है तेजी से इसमें ऊपर उठता है। इस प्रकार रंगों का पृथक्कीकरण हो जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा अपना कि कैसे हमारे जो विलयन होता है उसके कौन से 2 भाग होते हैं, कितने प्रकार के कोलॉइड्स होते हैं और मिश्रण के विभिन्न पृथक्कीकरण विधियां कौन सी होती हैं। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसे आराम से रुक रुक के भी समझ के पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट नोट्स अपनी कॉपी में उतार लेंगे। थैंक यू।